झूलेलाल। मैं किरण होतानी, मातृशक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। जैसे कि कोरोना महामारी से हम सब लोग जूझ ही रहे हैं और ऊपर से हमारे सामने एक और महामारी के रूप में आ रही है ब्लैक फंगस, जिसको इंग्लिश में नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में आज डॉक्टर दीपांशु गुरनानी जी, जो कि MBBS, MS, FNS, ऑन्कोलॉजिस्ट, हेड एंड नेक सर्जन, नारायणा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आज वो हमको जानकारी देंगे कि किस तरह से हम इस महामारी से बच सकते हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश खेतानी जी का, जिनके माध्यम से वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछली 3 मई से लेकर के हम लोगों ने एक भोजन का सेवा शुरू किया हुआ है, जो कि सिंधी सेंट्रल पंचायत की तरफ से हॉस्पिटल RUHS के बाहर आज करीब 500 पैकेट्स का हम वितरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक मेडिकल प्रकल्प भी शुरू कर रखा है, जिसमें हमने डॉक्टर्स को लेकर के साथ चले हैं और समय समय पर हम कई वेबिनार से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में हमारा एक वेबिनार हुआ था डॉक्टर सुरेश गुप्ता से, जो कि न्यूरो फिजिशियन थे ESCC से। उन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से हम ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। और हमारे जो अभी एक और योजना चली थी, चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें भी हमारे पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत की तरफ से 100 परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनका भी पंजीयन करवाया गया। और आजकल ये चल रहा है हमारा मेडिकल प्रकल्प। इसी के तहत आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे डॉक्टर दीपांशु गुरनानी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। वो आपको ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए पहले मैं हमारे सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश खेतानी जी को आमंत्रित करूंगी कि वो 2 शब्द कहें। में ENT ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमांशु गुरनानी, जो कि पेशे से बहुत ही विख्यात जो है, बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं और वैसे मेरे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। मैं अब उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि आज वो आए। अब किरण जी, डॉक्टर साहब को तो ऊपर ले लेंगे अपन, फिर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है ना? अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर साहब को कि वो डॉक्टर साहब को आप ऊपर ले लें। आप सर बताइए, सिंधी पंचायत के बारे में आपकी तरफ से क्या क्या सेवाएं चल रही है, प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अभी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण डॉक्टर साहब का डिस्कनेक्शन हो गया है। जब तक वो जुड़ते हैं, जब तक हम हमारी बात को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जी सर। सेंट्रल पंचायत अपने तरीके से अपना कोई काम बढ़िया तरीके से कर रही है और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी पीड़ित परिवार है, चाहे वो हमारे समाज का है चाहे दूसरे समाज का है, उसको हम जो है अच्छे से अच्छी जो है मेडिकल सेवाएं प्रोवाइड कराने में मददगार हों, ये अपना उद्देश्य रहता है। और मुझे इस बात का फक्र है कि मेरे जयपुर सिंधी समाज में जितने भी मेरे डॉक्टर्स हैं, और हमने डॉक्टर्स का एक पैनल बना रखा है लगभग, जिसमें 15 एक डॉक्टर हैं, और उन सब डॉक्टर्स का हमको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। चाहे वो डॉक्टर पुनीत जी रिजवानी साहब हों, चाहे वो हरीश जी छाबड़िया हों, चाहे महेश जी जो हैं माहेश्वरी हों, जो कि हमारे सिंधी जो है बाड़मेरी सिंधी हैं वो, और वो भी सिंधी में ही मेरे से बात करते हैं। हमारे मंगतानी साहब हैं मौनी लैक में। मेरे कहने का मतलब है, जब भी मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि मैंने कहा डॉक्टर साहब इस प्रकार से हम एक प्रकल्प चलाना चाहते हैं, आप देखो विद इन ए सेकेंड हर डॉक्टर ने अपनी सहमति दी और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे प्रकल्प के हिस्सा बनेंगे। और कई लोगों ने जब इन डॉक्टर साहब से अपनी बातें की डॉक्टर और साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, अब उनको कंटिन्यू कर लो। अपना उद्देश्य ये है कि उनको लेना, ठीक है? उनको कंटिन्यू कर लो और डॉक्टर साहब की पिक आ जाए तो उनको ऊपर ले लो। जी सर। उनको बोलो वीडियो ऑन करें। सर अभी मैं आपको दिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। हाँ जी सर, वो हाँ जी सर, कुछ टेक्निकल स्नैक था सर। अब मैं बात करता हूँ। ब्लैक फंगस की बात करें, ब्लैक फंगस बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल के टाइम पे। न्यूज़पेपर में, टीवी में हम लोग इतना कॉमनली बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं। पहली चीज तो मैं सिंधी महापंचायत को बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूं, आप लोगों को इस बीमारी के बारे में बता सकूं। ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस
हमारे आसपास की सराउंडिंग में पाया जाता है, कई सालों से ये पाया जाता है। ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है, ऐसा नहीं है कि कोई कोविड के पैंडेमिक में ये नई बीमारी हम लोगों ने इन्वेंट करी है। पर जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये उन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन करता है जिन लोगों में किसी तरीके से इम्यूनिटी में कमजोरी आ गई है। अगर मान लीजिए पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट को किडनी की बीमारी है, या फिर मरीज इम्यूनोसप्रेसेंट्स यानी कि इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयों पर चल रहा है। ये बीमारी उन लोगों में भी ज्यादा होती है जिन लोगों का शुगर परसिस्टेंटली हाई, जो शुगर लेवल है वो 400 के ऊपर रहते हैं। इस कोविड पैंडेमिक में सडनली ये जो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस हैं, उनको बढ़ने का जो कॉज है, वो उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। जो पहली और सबसे कॉमन थ्योरी ये है, क्योंकि कोविड की बीमारी ऐसी है जिसमें सीधा लंग्स पर इफेक्ट आता है, तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे जो फिजिशियन कॉलीग्स हैं उनको बहुत स्टेरॉइड देना पड़ा था। वो स्टेरॉइड देने की वजह से, क्योंकि ब्लड का शुगर इंक्रीज हुआ, उस वजह से ये म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ज्यादा कॉमनली हुआ। कई सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट वेव में भी हम लोगों ने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया था और सेकेंड वेव में भी हम लोग कर रहे हैं, तो फर्क क्या है? फर्स्ट वेव में आपको याद होगा कि कोविड का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ टर्शरी लेवल पर ही हो रहा था, बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा था। छोटे लेवल पर छोटे हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स ये जो बीमारी है इसका छोटे टाउन लेवल पर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। इस वजह से जो स्टेरॉइड का हम डोज दे रहे थे वो काफी हद तक मॉडरेटेड डोज था। लेकिन इस बार क्योंकि सेकेंड वेव में नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने बढ़ गए, जो बीमारी है सिर्फ और सिर्फ टर्शरी लेवल पर हम लोग उसको काबू नहीं कर पाए, इसीलिए उस बीमारी का ट्रीटमेंट छोटे हॉस्पिटल्स में भी हुआ, गाँव के लेवल पर भी हुआ, छोटे कस्बों के लेवल पर भी हुआ। जहां पर जो स्टेरॉइड दिया गया वो ठीक था, लेकिन स्टेरॉइड का डोज कभी मॉड्यूलेट नहीं किया गया। प्लस क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि स्टेरॉइड तो एक कॉज है ही, कोविड भी एक तरीके से मरीज की इम्यूनिटी पर असर डालता है, जिसकी वजह से सुपर एडेड इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस का हो सकता है। एक और कॉज जो हम लोग अभी इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कि आपने देखा होगा कि आजकल व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शंस बहुत चल रहे हैं। एक पेशेंट अगर एक दवाई से ठीक हो जाता है तो वही दवाई वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स को जो दवाई उनकी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा मिल रही है या फिर गलत दवाई मिल रही है। हर पेशेंट के लिए सेम प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है। तो ये मेरी सबको एडवाइस होगी कि अगर आपके पास किसी डॉक्टर के थ्रू कोई प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो आप उसको फॉलो करिए और प्लीज उसको फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि जो दवाई आपके लिए ठीक है वो दवाई हो सकता है किसी और को नुकसान करे। तो इसीलिए ये जो कोविड के टाइम पे म्यूकर के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ये हम लोग इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। प्लस क्योंकि ये बीमारी इस बार गांव के लेवल पर ज्यादा आई है, गांव के लेवल पर ज्यादा आने की वजह से वहां पर मोस्टली पेशेंट्स को अपनी पुरानी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, इनके बारे में पता नहीं रहता है, इसीलिए वहां पर म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ज्यादा आ रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस के ऑलमोस्ट हम लोग रोज के 3 से लेके 4 केसेस ऑपरेट कर रहे हैं। जो बीमारी है उसके सिम्टम्स में प्रीडोमिनेंटली आंख के आसपास वाले हिस्से में स्वेलिंग, नाक बंद महसूस होना, नाक में से ब्लीडिंग आना, चेहरे में सुनपन महसूस होना, सर दर्द रहना, ये सिम्टम्स होते हैं। कभी कभार ये जो बीमारी है ये आंख के अंदर भी फैल जाती है, जिससे पेशेंट को ब्लाइंडनेस जैसी दिक्कत होती है, और कुछ केसेस में बीमारी दिमाग के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ना, सर दर्द होना, उल्टियां आना, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट है, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कोविड के लिए हो चुका है और उन्हें ऐसे सिम्टम्स हैं, तो उन्हें तुरंत अपने नजदीकी ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि इन सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और जो ये ब्लैक फंगस है इसको हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। ब्लैक फंगस का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें पहली चीज, जो फंगस हिस्सा गलाता है उसको निकालना जरूरी है। अगर हमने एक बार गला हुआ हिस्सा निकाल दिया, उसके बाद ही बॉडी में इसकी जो दवाई है उसका असर आएगा। अनफॉर्चुनेटली इस फंगस की सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई अवेलेबल है, जिसे हम लोग एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। फिलहाल के टाइम पर इस दवाई की थोड़ी कमी मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है सडनली इंक्रीज हो गए हैं।
आज से साल भर पहले की बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस के ऑल ओवर इंडिया लगभग 200-250 केस पूरे साल में आते थे, और लास्ट 15 दिन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया लगभग 1000 के आसपास केसेस आ गए हैं। इसी वजह से इस दवाई की शॉर्टेज है। इस दवाई के कुछ एक ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन वो सब ऑल्टरनेटिव्स हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके ही दे सकते हैं। इन केस किसी पेशेंट को ये दिक्कत है तो पहला काम पेशेंट की शुगर कंट्रोल करना है, दूसरा काम पेशेंट का ऑपरेशन करके जो गला हुआ भाग है वो निकालना है, और तीसरा काम है पेशेंट को जो एंटी फंगल दवाई है वो देनी है। एंटी फंगल दवाई पेशेंट की अप्रोक्सीमेटली 14 दिन के आसपास चलती है। उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी चलती है। इसमें प्रीडोमिनेंटली 3 ही दवाइयां चलती हैं, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी, इसावुकोनाजोल और पोसाकोनाजोल नाम की 3 दवाइयां हैं। प्रिवेंशन की हम लोग बात करते हैं अगर म्यूकरमाइकोसिस की, तो पहली चीज है शुगर कंट्रोल। पेशेंट को शुगर के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है, वेदर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किसी पीएचसी लेवल पर हो रहा है या किसी बड़े हॉस्पिटल में हो रहा है या फिर पेशेंट होम आइसोलेशन पर घर पे है, शुगर रेगुलर चेक होती रहे। क्योंकि कोविड के लिए जो दवाइयां दी जा रही हैं उनकी वजह से शुगर की मात्रा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसीलिए हमेशा अपने डॉक्टर से इंक्वायर करके ये पूछिए कि उन्हें शुगर की दवाई बढ़ाने की जरूरत है या फिर नई शुगर की दवाई लेने की जरूरत है या नहीं। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर बीमारी मॉडरेट या माइल्ड है उन केसेस में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं होती है। तो आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन है सिर्फ आप जो डॉक्टर ने आपको दिया है वही लें, किसी और का प्रिस्क्रिप्शन यूज ना करें, क्योंकि हो सकता है और किसी पेशेंट को किसी और लेवल की बीमारी हो, जरूरी नहीं है कि आपको उसी लेवल का कोविड है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज कि अगर आपको लगता है कि ये जो बीमारी के आपको सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी ईएनटी डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इस बीमारी का डायग्नोसिस अर्ली हो सके। हम लोगों ने विद इन अ स्पैन ऑफ आवर्स, घंटों के अंदर अंदर पेशेंट्स की आंख की रोशनी जाते हुए देखा है। इस वजह से ये बोलते हैं कि इस बीमारी को जितना जल्दी पकड़ के ट्रीट किया जाए उतना ओवरऑल पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। अ, अगर इस बीमारी की बात करें तो ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है, थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट जरूर चलता है, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स हमने देखा है अच्छी रिकवरी करते हैं। लेकिन बस ये है कि अगर मरीज जल्दी डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है तो ओवरऑल अच्छे साइंस रहते हैं पेशेंट की रिकवरी के। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो इस बारे में मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा उनके। हाँ जी सर। हाँ, मैं आपका एक तो स्वागत है, और आपने जिस तरीके से इस बीमारी के बारे में हमको बताया कि कोरोना पेंडेमिक के बाद में ये जो बीमारी आई जिसने थोड़े ही समय में जो है अपना आगोश में इतने पेशेंट्स को ले लिया। और सबसे बड़ी चीज जो है, मैं आपसे जो सबसे मुख्य सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी ये बीमारी आती है तो उसके लक्षण क्या, प्रिमिनरी लक्षण क्या होते हैं, जैसे हमको पता पड़े कि हाँ साहब ये बीमारी अपना रूप लेना चालू कर रही है। जी, प्रिलिमिनरी लक्षण की हम लोग बात करें तो पहली चीज पेशेंट कोविड का मरीज होना चाहिए पिछले 10 से 15 दिनों में। अगर मरीज को कोविड के इलाज के बाद या कोविड के इलाज के दौरान सर दर्द होने लग जाता है, आंख के आसपास में सूजन आने लग जाती है, धुंधला या कम दिखाई देने लग जाता है, चेहरे में सुनपन लगने लगता है, नाक के अंदर से खून बहता है या नाक के अंदर से कंटिन्यूअस पानी बह रहा है, तो ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में अगर मरीज को सर दर्द के साथ वॉमिटिंग आना है तो इसका मतलब ये है कि दिमाग जो बीमारी है वो दिमाग के अंदर भी जा चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बीमारी का जो अटैक होता है वो आंख के ऊपर ही क्यों होता है, इसका क्या रीजन है भाई? ये जो ये ब्लैक जो फंगस है ये। हाँ। ये जो फंगस है प्रीडोमिनेंटली बॉडी में नाक के रास्ते एंटर होता है, तो इसीलिए इसका जो फर्स्ट इफेक्ट होता है वो नाक और नाक के आसपास में साइनसेस में होता है। उसके बाद ये आंख को इफेक्ट करता है, नाक के रास्ते ही ये ब्रेन में जाता है और नाक से ब्लड में जाके ये एक लंग्स और एक किडनी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन प्रीडोमिनेंट जो रास्ता है वो नाक से एंट्री का है, इस वजह से पहले नाक वाले एरिया में, फिर आंख और फिर ब्रेन, इस तरीके से इफेक्ट करता है। अच्छा, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो कोविड हो चुके पेशेंट, ठीक है ना, उनकी रिकवरी भी है, घर पे वो रेस्ट कर रहे हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ज्यादा इफेक्ट जो है उन पे करेगा जो जिनको कोविड होके कितना टाइम हुआ है भाई, जिसको सर इसके नॉर्मल लक्षण। हाँ।
हम लोग नॉर्मली ये जो बीमारी जो सबसे जल्दी हमने देखा है वो देखा है कि कोई पेशेंट आज पॉजिटिव हुआ है और 10वें दिन में उन्हें म्यूकरमाइकोसिस हो गया है, और जो नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है वो होता है 2 से लेके 3 हफ्ते कोविड नेगेटिव आने के बाद। इसके अच्छा, इसके दो लक्षण दो देख से तीन। सकते हैं, 2 से 3 अच्छा। हफ्ते। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर के जैसे किसी को पिछले सेशन में जो है कोविड आया और उसने जो हम्म। ट्रीटमेंट लिया वो ट्रीटमेंट प्रॉपर चला और अब वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम्म। ये फंगस आने की संभावना हम कम मान सकते हैं? काफी कम, जब तक पेशेंट को शुगर की दिक्कत नहीं है और उनका शुगर कंट्रोल में है, तो ये उनको उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस आने की संभावना लगभग 0 के बराबर है। पुराना, जैसे आप ये कोविड की फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं, अगर उस टाइम पर कोई पेशेंट ठीक हो गया है, ट्रीट हो गया है, और अब अभी उनकी जो शुगर के लेवल्स हैं वो नॉर्मल चल रहे हैं, डायबिटीज कंट्रोल में है, तो अभी आने की संभावना नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, ये अच्छी बात आपने बताई। अब हमारे एक बार किरण जी, अपने जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर के उनमें किसी का कोई सवाल है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जी सर। जी सर। सर, ये रमेश दमेजानी जी हैं, मैं इनको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ हाँ, जी। रमेश धर्माणी जी हैं, धर्माणी जी। जी सर, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ रमेश जी। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल भैया। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। हाँ, डॉक्टर साहब जय झूलेलाल, रमेश धर्मानी। जय झूलेलाल डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ब्लैक फंगस वाली है, केवल कोविड वालों को ही होती है या बिना कोविड को भी हो सकती है? सर, जो ब्लैक फंगस है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स वो हैं जिनकी इम्यूनिटी पर असर आया। सबसे पहले डायबिटीज के मरीज हुए, किडनी की जो बीमारी है वो वाले पेशेंट्स हुए, जो पेशेंट जिनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स चल रहे हैं जैसे कैंसर के पेशेंट्स हुए वो हुए, और चौथा कोविड ऑलरेडी इम्यूनिटी बॉडी की कम कर देती है, तो उन पेशेंट्स में हो सकता है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ कोविड के पेशेंट्स में हो। जिन पेशेंट्स में किसी भी कारण की वजह से इम्यूनिटी में कमजोरी आ रही है, उन पेशेंट्स में ये म्यूकरमाइकोसिस अपना इन्फेक्शन दिखा सकता है। जी जी। हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये 1 पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होने वाला है कि फंगस? नहीं नहीं, ये फंगल पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन में नहीं काउंट होता है। ये फंगल इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स हो गई या कोई सरफेस हो गया जहां पर ये फंगस पड़ा हुआ है, वहां से ही ट्रांसमिट हो सकता है। नॉर्मली नाक के रास्ते ट्रांसमिट होता है। अगर एक पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये म्यूकरमाइकोसिस जाएगा। ओके, थैंक यू सर। लेकिन सरफेस पे अगर के वो टच है, चाहे वो किसी भी मेडिकल आइटम के टच है, तो उससे हो सकता है। मेडिकल इक्विपमेंट, मान लीजिए ऑक्सीजन लाइन एक म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट की दूसरे पेशेंट में लग गई और वो दूसरा पेशेंट भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब उनमें भी शुगर की दिक्कत है, तो संभावना है। ठीक ठीक, ओके। सुरेश हंसराजन जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है, साधुवाद है। आपको भी न सर, सिर्फ मेरी आपको भी। तरफ से बल्कि पूरे सिंधी समाज की तरफ से, सेंट्रल पंचायत की तरफ से, कि आप इस महामारी के टाइम पर जो है वो सबकी सेवा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर कि अगर किसी का ऑपरेट होता है तो उसको रिकवरी करने में कितना टाइम लगता है? सर, सर्जरी के बाद जो टोटल रिकवरी टाइम होता है अराउंड 10 to 14 डेज होता है। इसमें इनिशियली फर्स्ट 2 to 3 डेज पेशेंट को आईसीयू की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उस टाइम पर पेशेंट को जो ड्रग है जो हम लोग एम्फोटेरिसिन बी दे रहे हैं उसके रिएक्शन आने की कुछ संभावना रहती है। एक बार रिकवरी शुरू हो जाती है तो हम लोग 3rd to 5th डे पे पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और 7th to 10th डे पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देते हैं। इसमें जो फर्स्ट 14 डेज होता है उसमें पेशेंट को इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, बाद में पीने की शीशी और खाने वाली टैबलेट्स की मदद से जो फंगल पर काबू पाया जा सकता है, ऑन एन एवरेज 10 to 15 डेज। सर, फंगस होने के बाद जो है वो रिस्क कितनी रहती है, इसमें परसेंटेज ऑफ रिस्क कितना रहता है मरीज सर, के? म्यूकरमाइकोसिस एग्रेसिव बीमारी है तो इसको एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। अगर म्यूकरमाइकोसिस सिर्फ नाक और साइनसिस में सीमित है तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% चांस है रिकवरी के।
लेकिन अगर ये म्यूकरमाइकोसिस लंग्स में फैल जाता है तो अराउंड 80% मोर्टेलिटी के चांस होते हैं, यानी कि पेशेंट के सर्वाइवल की सिर्फ 20% चांस होते हैं। और यही म्यूकरमाइकोसिस अगर दिमाग में फैल रहा है तो सर्वाइवल के चांसेस 5 to 10% ही रहते हैं। ठीक, धन्यवाद साहब, आपका एक बार फिर साधुवाद आपका। किरण जी, सर एक क्वेश्चन आया है कि दवा की स्पेलिंग और नाम दोबारा बता दें, ये नहीं मिले तो दूसरी दवा का नाम और स्पेलिंग बता दें सर। सर दवाई का नाम एम्फोटेरिसिन बी है, AMPHOTERICIN, एम्फोटेरिसिन। लेकिन मेरी अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये या आपके किसी रिलेटिव को ये बीमारी नहीं है तो प्लीज इसे खरीदने की कोशिश मत करें। मार्केट में ऑलरेडी इस दवाई की काफी शॉर्टेज है। जिन लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है वो ये दवाई ले लेंगे, तो जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है उन्हें ये दवाई नहीं मिलेगी। तो इन केस अगर किसी पेशेंट को इस दवाई के बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे से बात कर सकते हैं टेलीफोनिकली। प्लीज 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 अगर आपको इस दवाई की जरूरत नहीं है तो इसे खरीदने की कोशिश ना करें। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। चंद्र प्रकाश खेतानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस वेबिनार के माध्यम से सभी लोग जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद। मेरे आगे काम आएंगे। अब मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ वो इस पॉइंट पे ये करना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है ये क्या हम इसको कोरोना के का ही एक वो जो है सेकंड स्टेज, सेकंड वो मान सकते हैं क्या कि भाई इसी के ही कंटिन्यूअस में ये चीज हो रही है, या इसका इम्यूनिटी से पार्ट है, इम्यूनिटी का रोल है ज्यादा इसमें? नहीं, देखिए कोरोना के अगर आप कॉन्टिन्यूएशन के बारे में बात करें तो एक कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। कोरोना एक वायरस है और म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, कोरोना हम लोग पूरी दुनिया फर्स्ट टाइम ऐसी बीमारी देख रही है सर। और इस बीमारी में जिस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इस ट्रीटमेंट के जो इफेक्ट आ रहे हैं उस तरीके से ही हम लोगों को नई नई चीजें समझ में आ रही हैं। इतने बड़े लेवल पर ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग बीमार नहीं पड़े हैं, और इतने बड़े लेवल पर इसके लिए स्टडीज आज तक हम लोगों ने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इनिशियली कोरोना का कोई ट्रीटमेंट हम लोगों को पता नहीं था। ग्रेजुअली रेमडेसिविर नाम की दवाई, टोसिलिजुमैब नाम की दवाइयां हमको पता चली। फिर पता चला स्टेरॉइड का इसमें रोल है। जब हम लोगों ने वो दिया तो उससे लास्ट वेव में काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जब वही दवाइयां हम लोगों ने इस बार यूज करने की कोशिश करी तो उन दवाइयों का ओवर यूज हो गया। उस ओवर यूज की वजह से ये जो एक कॉम्प्लिकेशन निकल के आई है म्यूकरमाइकोसिस, जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम होने के बाद इफेक्ट करती है, अब हम लोग उसका ट्रीटमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस हम लोगों को साथ में ये भी पता चल गया है कि जो स्टेरॉइड का जो यूज है वो मॉडरेटली करना पड़ेगा। हम लोग बहुत एग्रेसिवली स्टेरॉइड यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक कॉन्स्टेंटली लर्निंग प्रोसेस है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, लेकिन मेडिकल साइंस और इससे जुड़े हुए लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर रोज नई चीज इसके बारे में सीख के और अपने जो कंटेम्प्रेरीज हैं और कोलीग्स हैं उनको इस बारे में बताते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप वैसे तो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो सेवाएं आप दे ही रहे हैं, पर आज जो हम बेसिकली जो हमारा समाज पिछले 1.5-2 साल से जो जूझ रहा है कोरोना की बीमारी के, उसके लिए बेसिक चीज पे हमको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और उसका जो फंडामेंटल है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमारे जो है श्रोताओं को बताएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक भय और डर का जो वातावरण होता है। आदमी होच पोच की स्थिति में आ जाता है, हॉस्पिटलों की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि वहां बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो आप एक नॉर्मल वे में जो एक सिंपल भाषा में अपन कह सकें कि भाई कोरोना का अगर के किसी को कोई लक्षण आता है, ये लक्षण आता है, तो उस कंडीशन में हमको किस हद तक घर पे क्वारंटाइन रहना है और किस हद तक के बाद हमको हॉस्पिटल के बारे में सोचना है, इस बारे में भी थोड़ा सा आप हमको बताएंगे तो मेहरबानी होगी। देखिए सर, 2-3 चीजें हैं जो मैं जरूर बात करना चाहूंगा दर्शकों से। पहली चीज ये कि अगर आपको बुखार आता है, थकावट रहती है या फिर शरीर उठ रहा है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कोरोना के हैं, तो सबसे पहली चीज टेस्ट जरूर कराइए। छुपाए नहीं इस बीमारी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो घर वालों
आपके साथ एक खराब व्यवहार किया जाएगा या फिर हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा, वो सारी चीजें नहीं है। ये बीमारी जितना ज्यादा आइडेंटिफाई होगी उतना बढ़िया है, तो टेस्ट करने से कतराए नहीं। दूसरी चीज ये है कि एज लॉन्ग एज आपको जो बुखार है वो पैरासिटामोल से टूट जाता है और सांस लेने में आपको परेशानी नहीं है, यह बीमारी का ट्रीटमेंट इमरजेंसी नहीं है। पहले 1 या 2 दिन आप बीमारी को, जब तक आपकी बीमारी प्रूव नहीं हो जाती, आप सादे पैरासिटामोल से खुद को घर पर ट्रीट कर सकते हैं, प्लस साथ में मल्टीविटामिन लीजिए और खुद को आइसोलेट कर लीजिए बाकी लोगों से जितना। अगर मान लीजिए आपके घर में ये व्यवस्था नहीं है तो कोशिश करें कि ऐसी किसी जगह पर चले जाएं जहां पर आप बाकी लोगों से दूर रह सकें। 90% केसेस में ये जो बीमारी है अपने आप ट्रीट हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी इससे फाइट कर लेती है। सिर्फ 10% केसेस में पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है और उन 10% में लगभग 2 से लेके 3% ऐसे हैं जो क्रिटिकल होते हैं, जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। यानी कि 100 में से हम लोग बात करें 2 या 3 लोगों को ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, 97 लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको इस चीज का डायग्नोसिस हो रहा है तो पैनिक मत क्रिएट करिए। पहली चीज टेस्ट कराइए, अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करिए। इन केस आपका डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो एक चार्टिंग बनाइए जिसमें आप हर 2 घंटे में अपना जो टेम्परेचर है वो नाप रहे हैं और साथ में सैचुरेशन लेवल है वो देख रहे हैं। स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, जो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज की दिक्कत है, कैंसर की दिक्कत है या और कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। यंग पेशेंट्स वेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो चीज हम लोग कोविड होने से पहले भी फॉलो कर सकते हैं वो ये कि जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं, हम लोग अक्सर न्यूज चैनल पे सुन भी रहे हैं कि मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन यही की है जिससे हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। रेगुलर मास्क पहनना है। मास्क का हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में तो फिर भी मास्क लगा लेते हैं, बाहर मार्केट में या तो मास्क लगाते नहीं या फिर मास्क लगाते हैं तो मोस्टली मास्क नाक के नीचे होता है या आधा मुंह ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और इन केस वो खुद कोरोना के पेशेंट होते हैं तो वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की एक पॉसिबिलिटी रखते हैं। हैंड सैनिटाइजेशन, रेगुलर हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो कोरोना है हैंड टू माउथ ही फैलता है। जो एयरबॉर्न स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी है वो कम है। बहुत सारी स्टडीज इस पे चल रही हैं लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो 2 चीजें हैं जो उन पेशेंट्स को कोरोना नहीं हुआ उन्हें फॉलो करनी चाहिए, वो है कि हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनना। एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि बहुत लोगों में एक डर है कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से सब मरीजों को और सब लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव के प्रति ध्यान देना चाहिए क्योंकि हैंड सैनिटाइजेशन, बचाव, इसका इलाज, ये सब अपनी जगह पे है। लेकिन अगर हमें पूर्णतः इस बीमारी से पीछा छुड़वाना है तो एक ही रास्ता है, वो ये कि हमें मास स्केल पर वैक्सीनाइजेशन करना पड़ेगा। जब तक वैक्सीनेशन अच्छे से नहीं होगा हम लोग इस बीमारी से पूरी तरह से नहीं छूट पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और बात ये आती है कि भाई जैसे अभी क्वारंटाइन, अभी लॉकडाउन के दौरान आदमी को घर पे बैठना पड़ता है, गाइडलाइंस है। अब जिसकी जो आदत है मॉर्निंग वॉक की, उसकी आदत ये रहती है कि जो आदमी अगर के एक बार उसको आदत पड़ गई मॉर्निंग वॉक की तो जो समझो वो बिना उसके मॉर्निंग वॉक के रह नहीं सकता। अभी आप इन परिस्थितियों में क्या आप उचित समझते हो कि डिस्टेंसिंग के साथ ही कोई आदमी न भीड़ भाड़ के इलाके में जाके अपनी नॉर्मल अगर के वॉक कर सकता है या नहीं कर सकता? सर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है लेकिन साथ में फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिन पेशेंट्स में रूटीनली एक्सरसाइज की आदत है, जिन पेशेंट्स के लंग नॉर्मली स्ट्रांग है, उन लोगों में इस बीमारी का असर कम आता है। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, अगर आपकी वॉकिंग की आदत है, किसी तरीके की एक्सरसाइज की आदत है तो उसे छोड़े नहीं। गवर्नमेंट ने सुबह 6 से लेके 1 बजे तक रिलैक्सेशन दिया है। आप उस रिलैक्सेशन में वॉकिंग कर सकते हैं लेकिन ग्रुप नहीं बनाए, झुंड नहीं बनाए, बाकी लोगों से दूर रह के और एक ओपन स्पेस में वॉकिंग करें, वो एडवाइजेबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ में किरण जी, संतोष जी मोटवानी है हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। जी जी जी। अगर के वो कुछ अपनी बात बोलना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, और एक बार अपने ज्ञानदेव जी आहूजा भी जुड़े हुए हों तो उनको भी आप बोल सकते हैं। जी जी। संतोष सर, अनम्यूट हो सर।
सर अनम्यूट योर साइड। ओके डॉक्टर साहब सभिनी खां पहिरीं मां तव्हांजो दिलि सां आभारी आहियां कि तव्हां समाज लाइ इंसानियत लाइ एतिरे व्यस्त टाइम मां भी टाइम कढियो। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, स्टेरॉइड कोविड में तो यूज हो रहा है पर दूसरी डिजीज में भी यूज हो रहा है और वो अंडर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हो रहा है, जैसे MS में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वो होता है हॉस्पिटल में एडमिट होकर के 2 या 3 या 4 दिन तक कंटिन्यू चलता है, तो वहां तो सर कोई रिस्क नहीं क्योंकि डॉक्टर के अंडर में हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। जो बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने सर। ये स्टेरॉइड्स का यूज और साथ में कोरोना वायरस में एक चीज होती है जो होता है थ्रोम्बोएम्बोलिक इफेक्ट, मतलब कोरोना का जो वायरस होता है उसके कारण कुछ पेशेंट्स में खून में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। वो ब्लड क्लॉट्स जहां जमते हैं वहां पर उस टिश्यू में, उस एरिया में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। एक ये कारण, दूसरा बॉडी में ज्यादा शुगर की वजह से जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा होता है। हम लोग स्टेरॉइड सालों से यूज किए जा रहे हैं, कई पेशेंट जिंदगी भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टेरॉइड देना पड़ता है, लेकिन अभी ऑनगोइंग स्टडीज हैं वो चल रही हैं कि ये सडन शूट अप क्यों हुआ है। ऑलमोस्ट रोज की 50 नई स्टडीज आ रही हैं। वो 50 नई स्टडीज से हमें जो चीजें पता चल रही हैं उन्हीं चीजों को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या कॉज है म्यूकर के सर्ज का ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बताना बहुत मुश्किल है सर। आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस चीज के ऊपर एटलीस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड 50 स्टडीज चल रही हैं, उन 50 में से 35 सिर्फ इंडिया में चल रही हैं। हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सडन जो सर्ज हुआ है वो क्यों हुआ है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाइपरग्लाइसीमिया मतलब बॉडी में ज्यादा शुगर की मात्रा होना यही एक कारण है जो हम लोग मान रहे हैं। और इसमें सुपर एडेड मतलब इसके साथ में जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिनन है, मतलब जो ब्लड का क्लॉटिंग का जो फैक्टर्स है वो इंक्रीज होना, वो भी एक कारण माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पेशेंट कोविड सेंटर से रिलीज हो रहे हैं या जो भी पेशेंट डिस्चार्ज लेके आ रहे हैं उन सब पेशेंट्स को कम मात्रा में एस्पिरिन दी जा रही है, यानी कि खून पतला करने वाली जो दवाई है वो दी जा रही है। और हेल्थ अथॉरिटीज को ये डिसाइड करना चाहिए कि जो ड्रग की डिस्पेंसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के थ्रू ही करी जाए ताकि पेशेंट्स गलत दवाई ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमने जो सेशन किया उसके लिए डॉक्टर साहब का तहे दिल से अभिवादन करता हूं पूरे जयपुर शहर सिंधी समाज की तरफ से। और डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने इस सेशन को एक एक चीज को बारीकी से हमको समझाया, हम आपका तहे दिल से अभिवादन करते हैं। और मैं किरण जी का भी जो है आज अभिवादन करूंगा कि उन्होंने एक बढ़िया तरीके से जो है इस मीटिंग को होस्ट किया और जितने भी व्यूअर्स ने इस सेशन का लाभ उठाया मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, क्योंकि सेंट्रल पंचायत जयपुर का एक ही मिशन है कि मेरा समाज अगर के स्वास्थ्य बीमारी की अवेयरनेस रखना ही अपने आप में ये है कि यू आर द गोइंग इन राइट डायरेक्शन। ठीक है ना। तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर साहब का अभिवादन करता हूं थैंक यू और सो मच सर, थैंक यू सो मच। ईश्वर ने मौका दिया तो समाज के प्लेटफॉर्म पर आपको बुला के आपका सम्मान करने का गौरव हम प्राप्त करेंगे। आपका अभिवादन। जय झूलेलाल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जितने भी व्यूअर हैं क्लैपिंग करके डॉक्टर साहब का जो है अभिवादन करेंगे, जितने भी व्यूअर हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब हमेशा जुड़े, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी दी, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ। पूरा पूजी सेंट्रल पंचायत के सब पदाधिकारी अध्यक्ष की तरफ से भी मैं उनको सबको धन्यवाद देती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इसका फायदा जरूर लेंगे और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे अध्यक्ष साहब से संपर्क कर सकते हैं। उनसे आप संपर्क करके उनके फोन नंबर डॉक्टर साहब के आप प्रोवाइड करिएगा। अध्यक्ष साहब, एक इंक्वायरी थी हमारे पास नंबर्स की। डॉक्टर साहब के नंबर हमने जो लिस्ट प्रोवाइड की हुई है पूरे जयपुर शहर में, उसमें डॉक्टर साहब के नंबर अवेलेबल हैं और डॉक्टर साहब ने अपना टाइमिंग दिया हुआ है फ्री कंसल्टेंसी का। एक वीक में 3 बार वो फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं। किसी भी समाज के व्यक्ति को या अन्य किसी समाज के व्यक्ति को अगर के कोई मेडिकल कंसल्टेंसी की आवश्यकता है तो डॉक्टर साहब की ओर से अवेलेबल है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सब व्यूवर्स को, सबने देखा, अपना अनमोल समय दिया, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।
आप सबका शुभ दिन हो। जय झूलेलाल।